हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला विष्णु का एक रूप है, इसीलिए ये काले रंग के पत्थर की पूजा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। शालिग्राम शिला पर चक्र जैसा नक्शा रहते हैं, जिसे विष्णु का चक्र माना जाता है। मगर ये शालिग्राम शिला असल में क्या है, कैसे बनी है ये शिला, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 44 करोड़ साल पहले। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार तब पृथ्वी पर ऑर्डोविशियन युग का अंतिम भाग चल रहा था। प्राणियों का वैचित्र तब समुद्र में ही ज्यादा थी और इन जलचर प्राणियों में काफी तादाद में थे नॉटिलॉइड या शाखा के प्राणी। तेज तैरने की क्षमता, ऑक्टोपस जैसे भुजाएं और चोंच वाले मुंह लेकर ये समुद्र की सम्राट जैसे थे। नॉटिलॉइड्स में कई सारे शाखा के प्राणी थे, जैसे एंडोसेरिडा शाखा के प्राणियों का आकार काफी बड़ा विकसित हुआ। एस्कोसेरिडा शाखा के नॉटिलॉइड्स थे काफी वजनदार और ऑन्कोसेरिडा शाखा के नॉटिलॉइड्स के शेल्स मुड़े हुए आकार के थे। इनसे ही बाद में जाके विकसित हुआ नॉटिलस नाम का समुद्री प्राणी, जो आज भी मिलता है। नॉटिलॉइड्स में एक शाखा ऑर्थोसेरिडा का विकास दूसरे तरीके से हुआ। शरीर के आकार बढ़ाने के बदले छोटे होते गए और ये बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देने लगे, ताकि इनके वंशजों की जिंदा रहने की संभावना काफी बढ़ जाए। नॉटिलॉइडिया शाखा के बाकी सारे प्रजातियां जब विलुप्त हुए, तब ऑर्थोसेरिडा शाखा के प्राणी उनकी जगह ले लिया। इसके बाद में डिवोनियन पीरियड में इन ऑर्थोसेरिड्स का एक उपशाखा से ही विकसित हुए बैक्टीरिया शाखा के प्राणी। ये दिखने में काफी अजीब थे। पानी में तेज चलने के लिए इनके शेल्स बहुत ही ज्यादा लंबे बन गए, मगर इस समय इनके तादाद थोड़ी घटने लगी थी। जबड़े वाले मछलियां इस समय तक विकसित हो चुके थे और ये मछलियां ही समुद्र के सम्राट बन बैठे। इसीलिए बैक्टीरिया शाखा के प्राणियों को विकास का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। इन बैक्टीरियड प्राणियों से ही बहुत बाद में आए आज के ऑक्टोपस, कटलफिश और स्क्विड जैसे सेफेलोपॉड्स और दूसरा बेलेमनॉइड शाखा के प्राणी। मगर उनकी बात अब नहीं, थोड़ी देर में। बैक्टीरियड के अंदर एक शाखा एवोल्यूशन की मदद से अपने शेल्स को चक्र की तरह मुड़ने लगे। इसमें लाभ यह था कि मुड़े हुए शेल्स वाले प्राणियों को मछलियां आसानी से निगल नहीं सकते थे। इसीलिए धीरे धीरे एक मुड़े हुए गोल शेल्स वाले शाखा का विकास हुआ, जिसका नाम है एमोनॉइडिया। इस शाखा के प्राणियों को एक साथ एमोनाइड्स बुलाया जाता है। सबसे पहले विकसित हुए एमोनाइड्स, जैसे अर्बेनोसेरस की शेल, ऐसा दिखता था मानो किसी ने एक लंबा शेल को रोल करने की कोशिश की है, मगर ज्यादा अच्छा रोल नहीं हुआ। ऐसे गोल शेल्स के और भी लाभ थे। लंबे सीधे शेल्स तेज तैरने में मदद तो करते थे, मगर तैरने के समय दिशा बदलना मुश्किल था। गोल शेल्स होने पर यह काम आसान बन गया, इसीलिए एमोनाइड्स के शेल्स और भी ज्यादा गोल बनने लगे, जैसे कि हम देख सकते हैं इस एगोनियाटाइटिस में। एमोनाइड्स ने अपने पूर्वज बैक्टीरियड्स जैसे लंबे सीधे शेल्स पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब एमोनाइड्स के कुछ खास खूबियां देख लेते हैं जो उनके विकास में मदद किए थे। नॉटिलॉइड्स हो या बैक्टीरियड्स या एमोनाइड्स, सभी के शेल्स के अंदर अलग अलग छोटे छोटे चेंबर्स रहते थे, जिन्हें एयर सेल्स बोला जाता है। ये एयर सेल्स ज्यादातर बिल्कुल खाली होते हैं, बस थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। शेल के ऐसे चेंबर्स वाला अंश को फ्रैग्मोकोन कहा जाता है। प्राणी का असली बिना हड्डी का नरम शरीर शेल के सामने एक बड़ा सा चेंबर में रहता है, जिसे कहते हैं बॉडी चेंबर। नॉटिलॉइड्स की तुलना में एमोनाइड्स का ये बॉडी चेंबर फ्रैग्मोकोन के बाकी चेंबर से काफी बड़ा था। इसे पता चलता है कि एमोनाइड्स के शरीर का आकार पूर्वजों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा था। मगर एमोनाइड्स का एक और भी विशेषत्व था। शेल्स के अंदर जो हवा के चेंबर्स थे, उनके दीवारों में कई सारे फोल्ड्स विकसित हुए, जिन्हें सूचर्स कहते हैं। इन सूचर्स का रेखा कभी कभी एमोनाइड्स के जीवाश्म में साफ साफ दिखते हैं, और ये रेखा जितनी जटिल है उतनी ही सुंदर और अद्भुत दिखते हैं। एमोनाइड्स के विकास की धारा में ये सूचर्स जटिल से और ज्यादा जटिल बनते चले गए। शेल्स के दीवारों में ऐसे फोल्ड्स रहने की वजह से ये प्राणी पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर सहन कर सकते थे, इसीलिए एमोनाइड्स पानी के बहुत नीचे रह सकते थे। डिवोनियन पीरियड के अंत में एक मास एक्सटिंक्शन की वजह से पृथ्वी की 75% समुद्री प्राणी विलुप्त हुए, मगर एमोनाइड्स बच गए। अगले दो पीरियड्स कार्बोनिफेरस और पर्मियन में उनकी संख्या फिर से बढ़े और उनके नए नए शाखा विकसित भी हुए। पर्मियन पीरियड के अंत में आया पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, पर्मो-ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। धरती के अंदर से निकला हुआ लावा और वायुमंडल में खतरनाक गैस बढ़ जाने की वजह से पृथ्वी का 96% जीव विलुप्त हो गए। इसके बाद आया 20 लाख साल तक निरंतर बारिश, जिसे कार्नियन प्लूवियल इवेंट कहा जाता है। एमोनाइड्स के पूर्वजों के करीबी रिश्तेदार बैक्टीरिया शाखा के प्राणी
इस समय पूरी तरह से विलुप्त हो गए। एमोनाइट्स का हाल भी काफी बुरा था। उनकी सिर्फ एक शाखा सेराटिटिडेई शाखा के एमोनाइट्स जिंदा रहे, मगर इन्होंने बड़ी तेज से अपने वंश को आगे बढ़ाए और तादाद में काफी बढ़ गए। मगर साथ में मेसोजोइक एरा के समुद्री सरीसृप भी नए शिकारी के रूप में समुद्र की रंगमंच पर उतरे। इनके खिलाफ एमोनाइट्स के सख्त शेल्स भी ज्यादा काम नहीं आता था। इनके अलावा हड्डी वाले मछलियां भी थे जो एमोनाइट्स का शिकार करते थे। बैक्टीरिया से विकसित हुए दूसरे सेफेलोपॉड्स भी थे, जैसे ट्रायसिक पीरियड के बेलेमनाइट्स। बेलेमनाइट्स के पास कोई शेल्स नहीं होते थे, इसीलिए ये एमोनाइट से ज्यादा तेज तैर सकते थे। ऐसे बहुत सारे मुश्किलों को झेलकर ट्रायसिक पीरियड के 3 करोड़ साल में एमोनाइट्स के विभिन्न प्रजाति बार बार विलुप्त हुए, नए प्रजातियां विकसित हुए, फिर से विलुप्त हुए, फिर से विकसित हुए। ट्रायसिक पीरियड के अंत में आया एक और मास एक्सटिंक्शन। फिर से एमोनाइट्स के कई सारे प्रजातियां विलुप्त हुए, रह गए समुद्र के गहराइयों में रहने वाले फाइलोसेराटिना शाखा के एमोनाइट्स। लेकिन जुरासिक युग में एमोनाइट्स के शिकारियों की संख्या और बढ़ गई। इख्तियोसौर, प्लीजियोसौर जैसे समुद्री सरीसृपों ने समुद्र पर कब्जा जमाया। हड्डियों वाली मछलियां और अन्य सेफेलोपॉड्स की भी विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई। समुद्री मगरमच्छ जैसे जानवर और शार्क भी थे। बाद में क्रिटेशियस युग में मोसासौर भी शिकारी के रूप में आने वाले थे। इतनी बाधाओं के सामने फाइलोसेराटिना वर्ग के एमोनाइट के खोल की सूचरें और भी जटिल रूप में विकसित हो गई। बाद में फाइलोसेराटिना वर्ग से एमोनिटिडा वंश उत्पन्न हुआ। यह एमोनिटिडा वंश पूरे जुरासिक युग में एमोनाइट के विभिन्न प्रजातियों में विकसित होकर उनकी संख्या बढ़ा दिया। एमोनिटिडा की एक शाखा समुद्र की गहराई में जाने के लिए अपने सूचरों को और जटिल बनाया। खोल की बाहरी और विभिन्न प्रकार के खांच बनाए। ये विकसित होकर लाइटोसेराटिना उपवर्ग बने। कुछ प्रजातियों के एमोनाइट्स फिर अपने शरीर का आकार बढ़ाकर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गए। कोलकाता के म्यूजियम में कुछ बड़े एमोनाइट्स के खोल के जीवाश्म है जो आकार में लगभग ट्रक के पहिए के बराबर है। हालांकि कुछ एमोनाइट इनसे भी बड़े हो सकते थे। कुछ प्रजातियों के एमोनाइट फिर जीवित रहने के लिए दूसरे रास्ते अपनाए। उनके खोल ने कई अजीब आकार धारण किए। क्रिटेशियस युग के एंसाइलोसेराटिना उपवर्ग के एमोनाइट के खोल के आकार को देखने पर लगता है कि विकास का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अंत में बचाव नहीं हो सका। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जो विशाल उल्का उत्तरी अमेरिका के करीब मेक्सिको उपसागर में आकर गिरी, उसी की वजह से जमीन पर जैसे डायनासोर्स और आकाश में उड़ते टेरोसॉर्स विलुप्त हुए, वैसे ही समुद्री सरीसृप मोसासौर और निश्चित रूप से एमोनाइट भी विलुप्त हो गए। अब इतना इतिहास बोलने के बाद उन एमोनाइट्स के साथ शालिग्राम शिला का क्या संबंध है? असल में वो प्राचीन जुरासिक युग में एमोनाइट्स की बहुत सी प्रजातियां विकसित हुई थी। उनमें 4 जीनस के एमोनाइट्स भी थे जो ब्लैंडीफोर्डिसेरस, हैप्लोफाइलोसेरस, ओलाकोस्फिंक्टस और ओलाकोस्फिंक्टोइडस के नाम से जाने जाते हैं। काल के नियम के अनुसार ये भी विलुप्त हो गए। मृत प्राणी का शरीर गहरा समुद्र तल में मिट्टी की स्तर के नीचे करोड़ों करोड़ों साल तक दफन रहे। इसके बाद कई युग बीत गए। सीनोजोइक कल्प के टर्शियरी युग में कॉन्टिनेंट्स के हिलने डोलने के कारण टेथिस महासागर से धीरे धीरे अपना सर उठाकर खड़ा हुआ हिमालय पर्वतमाला। आज से 4-5 करोड़ साल पहले उसका उत्थान शुरू हुआ। इसके कारण एक समय का समुद्र तल रूपांतरित होकर आज का हिमालय बन गया। इस पर्वतमाला के एक हिस्सा के एक विशेष शिला स्तर को स्पीति शेल नाम से जाना जाता है। इसी स्पीति शेल में पहले बताए गए 4 जीनस के एमोनाइट्स के खोल के जीवाश्म बहुत मात्रा में मिलते हैं। शेल के बीच पाए जाने वाले इन काले रंग के खोल के जीवाश्म को हिंदू धर्म में साक्षात नारायण माना जाता है। खासकर ये 4 जीनस के एमोनाइट्स के जीवाश्म ही शालिग्राम शिला के रूप में पूजित होते हैं। कभी कभी जीवाश्म के ऊपर का शिला आवरण खिसक कर अंदर के अजीब सुंदर सूचर रेखा दिखाई देती है। ये सूचर रेखा ही शालिग्राम शिला के वनमाला है, जिसे विष्णु का चिन्ह माना जाता है, विष्णु के गले की 6 मालाओं का प्रतीक। स्पीति शेल के शिलास्तर में एमोनाइट्स के अलावा और भी कुछ प्राणियों के जीवाश्म मिलते हैं, जैसे मोलस्क प्रजाति के प्राणी बेलेमनाइट, कुछ झिनुक जैसे दिखने वाले बाइवल्फ या प्राचीन संधिपत ट्राइलोबाइट के जीवाश्म। अधिकांश मामलों में इनके जीवाश्म हिंदू शास्त्र में त्याज्य शिला माना जाता है, यानी इनकी पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ विशेष मामलों में बाइवल्फ के जीवाश्म को अनिरुद्ध शिला
और लंबा दिखने वाले बेलेमनाइट के जीवाश्म को रामशिला के रूप में पूजा किया जाता है। प्राचीन काल में शालिग्राम पूजा की रीति जिन लोगों ने शुरू की थी वे इनकी वैज्ञानिक पहचान नहीं जानते थे, इसीलिए जीवाश्म को विष्णु रूप में कल्पना कर लिया। लेकिन ये जीवाश्म जो एक समय में प्राणी एमोनाइट को धारण करते थे, उनकी कहानी हमें समझने में मदद करती है विकास के अमोघ नियम को, जीव जगत में टिके रहने की ताकत को, अत्यधिक से छोटे प्राणी के संग्राम को। सबसे ऊपर विकास सत्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं। शालिग्राम शिला की असली रहस्य किसी धर्म के कथाओं में नहीं, विज्ञान के द्वारा समझा गया इस पृथ्वी की जीव जगत के विकास के इतिहास में छुपी हुई है। और ये इतिहास सबको बताने के लिए आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और बीते हुए कल के प्राणियों के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।